आज मीडिया डिक्शनरी के पत्रकार अंकित तिवारी जी मेरे साथ हैं और वो मेरे 55 साल के कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ा होने के नाते कुछ जानना चाहते हैं। जो ज़मीनी तजर्बा मुझको है मैं उसको उनसे साझा कर रहा हूँ। मैं एक मार्क्सवादी व्यक्ति हूँ और मार्क्सवाद का जो वैज्ञानिक समाजवाद है उस पर पूरी तरह से यकीन रखता हूँ। दुनिया में जो मार्क्स का द्वंद्व का सिद्धांत है, हर क्षण दुनिया में हरकत हो रही है और उसी को जो वैज्ञानिक गुज़रे हैं, चाहे डार्विन हो चाहे और दूसरे वैज्ञानिक हो, उन्होंने जो आविष्कार किया उन सब को लेते समझते हुए एक अपना सिद्धांत समाज के लिए, समाज से जोड़ते हुए उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की घोषणा की और एक किताब की शक्ल में वो किताब आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। एक टाइम था प्रथम विश्व युद्ध के बाद कम्युनिस्ट आंदोलन, मार्क्सवादी विचारधारा पूरी दुनिया में फैल गया। 1990 तक मजबूत रहा और उस वैज्ञानिक विचारधारा को लोग अपनाते थे। नौजवान प्रेरित होता था और संघर्ष करता था, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम नागरिक हो। तो ये है। मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो उसी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के मार्क्स का जो सिद्धांत है उसी के अनुकूल हो रहा है। लेकिन धर्म भी है, दुनिया में कई प्रकार के धर्म भी हैं, अधर्म भी है। तो धार्मिक लोग जो भी हैं मैं उनको बहुत अच्छा निगाह से नहीं देखता, इसलिए वहाँ पाखंड है। लेकिन विज्ञान जो साबित करता है, मान लीजिए कि एक पतीली में पानी डाल दीजिए, अगर आधा घंटा वो पतीली गर्म होके तो देखेंगे कि वो पानी उड़ जाएगा और पानी जब उड़ जाएगा तो कहाँ गया, तो वैज्ञानिकों ने इसको पकड़ा कि ये पानी दो गैसों का मिश्रण है। एक अनुपात में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिलता है तो पानी बन जाता है। यही मार्क्स का बुनियादी है। इसी को मार्क्स ने समाज से जोड़ा कि समाज में एक तबका है जो शोषण करता है और एक तबका है जो शोषित होता है, शोषण को बर्दाश्त करता है। और जो बर्दाश्त करता है उसका जो आविष्कार होता है उसी से दुनिया आगे बढ़ती है। आज यहाँ तक हम आए हैं। मार्क्स ने पूरी दुनिया का जो विश्लेषण किया तो उसको 5 हिस्सों में बांटा। नंबर 1, आदिम साम्यवाद। जब ज़मीन पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उस वक्त कोई भेदभाव नहीं था मनुष्य में, ना कोई माँ की शक्ल में था, ना कोई बहन की शक्ल में था। मनुष्य और पुरुष और स्त्री का जो संबंध होता है वो किसी के साथ भी वो कर लेता था और बराबरी से रहता था। बराबरी से एक दूसरे को शिकार पे जाते थे, साथ शिकार करके लाते थे। इसी तरह से विकास होता गया उस आदिम साम्यवाद को। तो उसके बाद एक जागीरदाराना सिस्टम पैदा हुआ उस आदिम साम्यवाद से, जहाँ पे बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे, फिर राजा, महाराजा, नवाब, ये सब पैदा हुए। और इसी के बाद औद्योगिक क्रांति हुई। जब उद्योग धंधे बनने लगे देहातों में, चाहे लोहार हो, कुम्हार हो, इस तरह की चीज़ें जब बनने लगी, कपड़ा का बुनाई का मामला हो, तो एक संबंध जो है उस जागीरदाराना सिस्टम से पूंजीवाद की तरफ दुनिया बढ़ी। ये तीसरा चरण था। और पूंजीवाद में जब ज़्यादा उत्पीड़न होने लगा तो वहाँ भी संघर्ष हुआ और पूंजीवाद को एक समझौता करना पड़ा लोगों से, उत्पादन करने वाली यानी मज़दूरों से,
कि भाई जो आप मांगो हम वो देंगे, आप हमारे लिए ये काम करो। तो एक समझदारी की बुनियाद पर एक समाजवादी सिस्टम की उत्पत्ति हुई, बना। तो आदिम साम्यवाद से जागीरदाराना सिस्टम, जागीरदाराना सिस्टम से पूंजीवाद, पूंजीवादी सिस्टम से समाजवादी सिस्टम, जो कम्युनिस्टों का वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित रखता है। उसके बाद फिर मार्क्स ने कहा कि एक और युग आएगा जब साम्यवाद आदिम साम्यवाद जैसा था वैसे ही समझदारी की बुनियाद पर एक समाज बनेगा, जो आपस में सब एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे और जो भी उत्पादन होगा उसको मिल बांट के खाएंगे। इस बात को लेकर मार्क्स ने अपनी घोषणा पत्र को जारी किया था 1886 में, कुछ में ऐसा हो सकता है। तो उस घोषणा पत्र पर आज भी कम्युनिस्ट चल रहे हैं और कम्युनिस्ट जो है मेरा मानना है कि यही एक सच्चाई है। समाज को अच्छा बनाने के लिए, उन्नति करने के लिए, देश को और विश्व को जानने के लिए, ऊपर ब्रह्मांड को जानने के लिए, खगोल शास्त्र को जानने के लिए, पर्यावरण को जानने के लिए मार्क्स का सिद्धांत सब कुछ बताता है। उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन आज जो मार्क्स का उभार सेकंड वर्ल्ड वार के बाद था, 1914 के बाद, जब सोवियत यूनियन बना, उसके बाद 1990-91 तक खंडित होने लगा और एक अजीब दिशा में जाने लगा। तो लोगों का ये की समझ है कि शायद मार्क्सवाद मर गया या समाप्त हो गया या कमज़ोर हो गया। दरअसल ऐसा है नहीं। वो चाहे पूंजीवादी सिस्टम हो, जागीरदाराना सिस्टम हो या आदिम साम्यवाद का उसी से की कोख से ये निकला हुआ एक विचारधारा है और ये उसी की बुनियाद पे, द्वंद्व की बुनियाद पे ये आगे भी चलेगा और बढ़ेगा। आज हम भले ही देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट दुनिया भर में कमज़ोर होते जा रहे हैं, दरअसल ऐसा है नहीं। कम्युनिस्ट आज भी मजबूती से उस पर खड़े हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने अपने देश के हिसाब से कुछ लोगों ने अपने तजर्बे किए, जो कहीं सफल हुआ, कहीं असफल हुआ। भाई चीन की क्रांति भी कम्युनिस्ट विचारधारा के अंतर्गत हुई, लेकिन आज चीन ये कहता है कि जब तक पूंजीवाद का विकास नहीं होगा तब तक समाजवादी सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो एक ये भी समझ है। लेकिन भारत में मार्क्सवाद का ज़्यादा चांस है और आज ठीक है, धर्मवादी शक्तियाँ किसी तरह से प्रबल हैं, मजबूत हैं, लेकिन ये आगे चल के परास्त होंगी और मनुष्य जो है, मनुष्य को मनुष्य की तरह से देखेगा, इंसानियत इंसानियत की तरह रहेगी। मोहब्बत और प्यार मोहब्बत सभी धर्मों के लोगों में आपस में जब तक नहीं बनेगा तब तक देश भी विकास नहीं करेगा। अच्छा, कम्युनिस्टों को भी तो लोग उग्रवाद और नक्सलवाद और तमाम चीज़ों से जोड़ते हैं। अब कहाँ जोड़ते तो हैं। देखिए, सेकंड वर्ल्ड वार के पहले जो भी क्रांति हुई है, जो भी देश आज़ाद हुए, वो हथियारबंद रिवॉल्यूशन से था। लेकिन 80 के बाद वो सिस्टम ख़त्म हो गया। एक आखिरी देश था कंबोडिया, जिसको अब कंपूचिया कहा जाता है, वो हथियारबंद रिवॉल्यूशन से हुआ था। लेकिन अब आने वाले दिनों में दुनिया में बहुत सारे देश जो गुलाम थे सब आज़ाद हो चुके हैं और उनका अपना एक संविधान बन गया है। उस संविधान के अंतर्गत चल रहे हैं। उसमें भिन्नता देखी जा रही है और समझी जा रही है, लेकिन कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मार्क्सवाद की आने वाले दिनों में विजय होगी, विजय पताका बजेगी और हमारा समाज एक अच्छा समाज, एक आपस में भाईचारे वाला समाज और एक मजबूत शक्तिशाली समाज बनेगा और दुश्मन को परास्त करेगा, पूंजीवाद को परास्त करेगा, जागीरदाराना जो बचा खुचा मामला है उसको भी परास्त करेगा। अच्छा, भारत में वामपंथ कमज़ोर होने का क्या कारण रहा है?
देखिए, भारत में वामपंथ कमज़ोर होने का कारण हम ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट आंदोलन में विभाजन हुआ, और आम भाषा में कहें तो रूस और चीन के नाम पर विभाजन, और जो सारी दुनिया में फैला, उसकी वजह से सभी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बटी, और फिर एक तरह से नहीं बटी, कई खंडों में बटी। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ टूटती है, बिखरती है, तो उससे कई चीज़ें बचती हैं, तो जो मेन असल बुनियाद रहती है वो तो खंडित हो गई ना, टूट गई तो कमज़ोर हो गई। तो वो भी ज़्यादा देर नहीं चलती, ये भी ज़्यादा देर नहीं चलती। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग जो अलग अलग हुए हैं वो समझेंगे इस बात को, और समाज में जो हमारे देश में ख़ास तौर से जो हमने कम्युनिस्ट आंदोलन ने अपने स्थापना से आज तक जो समझा है, देश आज़ाद होने के बाद इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलाने के लिए हमने उसको मान्यता दी। इसीलिए हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहते, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहते। हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हैं। यह स्थापना के दिन से ही हम चले आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम ज़रूर कामयाब होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। 55 साल का कम्युनिस्ट आंदोलन में तजर्बा रहा है, और आज भी मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मैं कम्युनिस्ट आंदोलन से ही मैं रहूँगा, और इसी में मर जाऊँगा। तो जो पुरानी एक कहावत है, जिसमें जो 5 तत्वों से बना, उसमें सभी तत्वों विलीन होगा। मेरा मानना है कि इंसान की ज़िंदगी एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होती। ना दोज़ख है, ना जहन्नम है, ना नरक है, ना स्वर्ग है। सब यही दुनिया में सारा सब कुछ है। अगर हम इंसान मिलजुल के करें तो इस दुनिया अच्छा, ये जो 5 तत्वों वाली बात आपने कही, हाँ, तो ये आप विज्ञान से इसको मानते हैं कि इसको अपने धर्म के जरिए इसको समझते नहीं, हैं? धर्म के जरिए नहीं, वो धर्म तो दूसरी चीज़ बताता है। धर्म तो बताता है कि अल्लाह मियाँ ने कहा कि कुन, तो मिट्टी का पुतला ज़िंदा हो गया। इसी तरह हिंदुओं में, इसी तरह दूसरे धर्मों में भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स का जो सिद्धांत है वो विज्ञान पे आधारित है। हाँ, अब वैज्ञानिकों ने ये खोज किया कि समुद्र में मंथन से पहले एक सेल का अमीबा बना, फिर 2 सेल का बना, फिर समुद्र की लहरें आई, ज़मीन पे जो समुद्र में जानवर थे वो ज़मीन पे आए, फिर वो पेड़ पौधे बने। इस तरह से विज्ञान की बुनियाद पे ये मार्क्सवाद का जो बंटवारा है 5 हिस्सों में, उसके आधार पे है। कोई धर्म के आधार पे, किसी के सोच के आधार पे नहीं है, विज्ञान के आधार पे, तजर्बे के आधार पे। उस वक्त के जो भी वैज्ञानिक हो, चाहे आइंस्टाइन रहे हों, डार्विन रहे हों, या और दूसरे वैज्ञानिक। अच्छा, ये जो चर्चा होती है कि ऋषियों की ये भूमि रही है भारत, हाँ, यहाँ राम और श्री कृष्ण जैसे लोगों का वो रहा, हाँ, तो हम इनको अपना आदर्श मान के चलेंगे कि हम मार्क्स के सिद्धांत को मानेंगे, जैसे जो शास्त्र हमारे हैं, जो शास्त्रों की बात होती है, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? शास्त्रों की जो बात है वो पुराने युग में एक था, जो पुराण था, हाँ, पुराण था, वो उस युग में था, लेकिन विज्ञान ने सबको बदल दिया। अब वो हम कहते हैं ना, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। तो ऋषि मुनि का अपना एक दौर था, हो गया। उन्होंने अच्छाई के लिए उस वक्त के हिसाब से जो अच्छाई चीज़ें थी उनको बताया, सुनाया। लेकिन बाद में तो सब गड़बड़ होती गई ना, उसको लोग, स्वार्थी लोग अपने तौर से उसको डालने लगे। वो किसी भी धर्म का हो, तो कोई धर्म से परहेज़ नहीं है। उनके युग में जो था उसके हिसाब से उन्होंने कहा। आज हमारे युग में जो है, हम उस आधार पे कह रहे हैं। यानी मार्क्स जो है 1886 में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, वो पीछे के जो वैज्ञानिक थे उनके जो आविष्कार किए थे उसकी बुनियाद पे अपनी बात को समाज से जोड़ के और समाज पे अप्लाई किया उसको, और एक समाज बना। कम्युनिस्ट आंदोलन, सोवियत यूनियन बना, चीन बना, लैटिन अमेरिका और दूसरे देशों में कम्युनिस्ट आंदोलन पनपा। भारत में भी एक टाइम पे था, हाँ, लेकिन अब है यहाँ की एक मजबूरी है, धार्मिक
उससे जो है अपने को लोग बढ़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त तो देश में बहुत दिक्कत की बात है, इतनी नफ़रत फैल गई है कि क्या कहा जाए। नहीं, आपको नहीं लगता कि जो हमारे यहाँ की जो वेद पुराण तमाम जो धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं, जैसे जो ऋषियों की बनाई उस समय के, हाँ, तो उस पे बाहर विदेशों में भी शोध होता है और भारत को विश्व गुरु वो जो बात आती है तो विश्व गुरु था, तो उस शास्त्रों को पढ़ के लोग उस पे तमाम बड़ी बड़ी आविष्कार हुए। हार्वर्ड में रिसर्च होता है। भारत में भी जो कहा जाता है जो ऋषि थे भारद्वाज जी थे और तमाम लोग थे, तो उन्होंने पहले ही ये वायुयान जहाज तमाम चीज़ों का वो कर दिया था। तो क्या इसको आप नहीं मानते कि ये तो कहीं ना कहीं भाई देशी हमारा बहुत अपने आप में जो है विशाल था, महान था? देखिए वो जो कहते हैं कि धर्म ने पहले ही बता दिया था कि हम उड़ते हैं, वो पुष्पक उड़ता है, क्या उड़ता है, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। ये सब बाद में गढ़ी हुई चीज़ें हैं, उनके हिसाब से सही रही होंगी, लेकिन हम जिस युग में हैं हमारे हिसाब से वो सही नहीं लगती, विज्ञान की कसौटी पे खरी नहीं उतरती, इसलिए हम उसको सही नहीं मानते, सीधी बात है। और आने वाले दिनों में आज जो चीज़ है कल और भी बदलेगी। मार्क्स का यही तो है ना द्वंद्व, आज जो सत्य है कल सत्य नहीं रहेगा, और कल जो सत्य नहीं था वो आगे चल के सत्य हो जाएगा, तो वो विज्ञान की कसौटी पे होगा। आज तो बहुत सारे देशों में रिसर्च हो रहा है, पहले तो होता था, लेकिन आज तो 200 के आसपास देश हो गए, हर जगह रिसर्च हो रहा है हर चीज़ पे। पहले एक डॉक्टर नब्ज़ पकड़ता था और सारी बीमारी की दवा वो दे देता था, आज तो नाक का अलग है, कान का अलग है, मुंह का अलग है, हाथ का अलग है, पैर का अलग है, सर का अलग है। तो इस तरह से विकास हो रहा है और आने वाले दिनों में हम एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, एक अच्छी दुनिया बनेगी जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर, उसमें नस्ल और भेद और ये कम है, ये ज़्यादा है, ये नीचा है, ये ऊंचा, ये सब नहीं रहेगा।